नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कीमत। औरत उम्र के चाहे जिस पर आते हो, अपने जीवन में कितने व्यस्त क्यों ना हो, उसके दिल में तब अलग खुशी छा जाती है जब उसके मायके से कोई खुशी का संदेश आता है और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मायके रुख ले लेती है। आज मेरी भी स्थिति कुछ वैसे ही हो गई थी। जब भैया ने जतिया ने अपने लड़के की शादी की सूचना मुझे फ़ोन पे दी थी, मेरा मन मयूर सा नाच उठा। भैया ने बहुत दबाव डालकर शादी के 1 महीने पहले ही बुलाया था। आज ही 7 में बड़े अधिकार से दशहरी आम की फरमाइश की थी। भैया के बाद में वही चीर परिचित प्यार मनहूर पाकर मन खुशी से आहित हो उठा। फिर तो मेरा मन पूरे दिन पीछे छूट गए। मासूम बचपन, बेफिक्र जवानी दिनों में डूबती लगता रहता। मैं उसी समय से अपनी सारी व्यवस्था को झटक बड़े ही उत्साह से शादी में जाने को तैयार में व्यस्त हो गई। एक ही हफ्ते में लखनऊ की विशेष साड़ियाँ, सूट, बहू के लिए सोने के कड़े, साथ साथ ढेर नमकीन मिठाइयाँ और दशहरी आम के टोकरे बांधवा लिए थे। एक बार फिर सारे घर की जिम्मेदारी सासू माँ को सौंप निश्चित होकर पटना के लिए रवाना हो गई थी। आशा के अनुकूल भैया खुद स्टेशन पर लेने आए थे। स्टेशन से निकलते ही एक बार फिर नजर आया अपना वही पुराना पटना शहर। ट्रैफिक के चीर परिचित कानपुर आवाजें, सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें, भागते व्यस्त लोगों की भीड़, समोसों और जलेबियों के तले जाने वाले पहचाने खुशबू के साथ आसपास फैली अस्त व्यस्त भी अपने आप समेटते हुए रोमांचित कर रही थी। इसके बीच से गुजरती गाड़ी तेज से घर की तरफ दौड़ रही थी, जहाँ पहुँचने का दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पहुँच फ्रेश होकर बैठे ही चाय पानी के साथ साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। भैया भी मुझे कुछ ज़्यादा भाव देते हुए भाभी से बोले, सुनती हो नैना, निधि से आने से सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे काम में हाथ बटाने के साथ साथ सारे रस्म रिवाज निभाने में तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देगी। अम्मा के साथ शादी ब्याह भाग लेने से इसे सारे रस्म रिवाज याद आए। यह सब बोलकर भैया शायद पहले की तरह मुझे महत्व देना और अपना अटूट प्यार जताना चाह रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनके शब्द खोखले लगे। अब रस्मों का क्या है, निभाए कितने जाते हैं। भाभी अपने चेहरे पे जबरदस्ती से मुस्कान लाते हुए बोली। भाभी की आंखों और बोलने के लहजे को मेरे सारे उत्सव पर पानी फेर दिया। मैं उठकर नमकीन और मिठाइयाँ निकालकर टेबल पर रखने लगी, जिसे देखकर भैया बोले, अरे ये क्या है चुटकी, ये तूने क्या किया? पूरी की पूरी लखनऊ शहर की मिठाइयाँ ही खरीद कर ले आई। लखनऊ वाले के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं या नहीं? उसके भाई अपनी बहन से कहती है। बस बस भैया, इतनी ही नहीं है, सादे ब्याह का घर है, देखते देखते ये सारी समाप्त हो जाएगी। मेरे बोलने के साथ ही भाभी का कटाक्ष चल पड़ा। पहले की बात कुछ और थी, अब किसके पास इतना समय है कि वह महानिवर अपना घर छोड़कर शादी ब्याह में रौनक बढ़ाने और पकवान खाने आएंगे। 1-2 दिन के लिए कोई आ जाए यही बहुत है। बात भाभी की ठीक से बोल रही थी, पर ना जाने क्यों ये बातें सूल की तरह मेरे अंतस में कहीं चुभ रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बहाने से मैं कमरे में चली गई। वो वही कि मेरा कमरा था जहाँ मेरे अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य समय गुजारे थे। कमरे का रंग, रोगन और फर्नीचर सब बदल गया था। रह गई थी चंद यादों और मेरी अनगढ़ हाथों से बनी पेंटिंग, जिसमें मैं भैया की राखी बांध रही थी। उसी समय मैं 6ठी या 7वीं में पढ़ती थी। भैया बड़े शौक से उस पेंटिंग पर फ्रेमिंग करवाया था। मैं यूं ही कमरे में लेटी वहाँ की यादें करती रही। रात के समय जब सबके साथ खाना खाते बैठी तो मुझे आशा था कि भाभी ने भी माँ की तरह मेरी पसंद की 1-2 खाने की डिशें तो अवश्य बनाई होगी, पर खाना देखते ही सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। सूखी रोटी के साथ एक सब्जी और रायता था। हाँ, खाने के बाद भैया ने रसमलाई खिलाकर मेरी मायूसी थोड़ी सी कम कर दी थी। भैया भाभी जब शादी के दिन किसी चर्चा में व्यस्त हो गए तो मैं पापा के पास जा बैठी। बुढ़ापे उन्हें इतना अशक्त बना दिया कि खुशी गम सब उनके लिए समान हो गए थे। उनका ध्यान दुनिया की हर खुशी और गम में विरुक्त हो गए थे। अपने खाने और सोने पर आकर थम सा गया था। बस घिरे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे थे, सब ठीक है ना?
थोड़ी देर बाद मैं सोने चली गई, पर अपनी आंखों में नींद कहाँ थी। उठकर आंगन में पड़े चारपाई पे आकर बैठ गई। सभी सोने चले गए थे। पूरा आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह वही आंगन था जिसमें कभी हमने ना जाने कितने खेल खेले थे। एक पैर पर कूदकर आंगन का क्षेत्रफल नापा था, इरादे घरौंदा बनाए थे और कई तरह के खेल खेले थे। किसी आत्मीय सोजन सा प्यार, यह आंगन जाने क्यों आज पराया सा लग रहा था। वक्त के किसी पल के मेरी आंख लग गई और वही चारपाई पे सो गई। चिड़िया के कलर के साथ सुबह नींद खुली तो मैं चौंकर उठी। घर के सभी लोग अभी सो रहे थे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आई। बगीचे में पहले की तरह ही फूल और फल के पेड़ करीने से लगे हुए थे। कभी पापा ने ये घर और उसने लगा यह बगीचा माँ के जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। माँ भी इसे बहुत संभाल कर रखती थी। देर तक मैं बहुत बेंच पे बैठी वहाँ पुरानी यादों को ताज़ा करती रही। मैं टहल कर वापस आई तो सभी लोग चाय समाप्त कर रहे थे। भाभी वहीं से आवाज़ लाकर शंकर को चाय लाने के लिए बोला, पर वहाँ किसी काम में कहीं चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं यहाँ सोचकर रसोई में चली गई कि अपना घर है, खुद ही बना लूंगी तो क्या होगा। चाय बनाने के लिए जैसे ही चाय की पत्ती को हाथ लगाया था कि शंकर आ गया। आते ही बोला, अरे दीदी, इस डिब्बे की चाय मत बनाइए। इस डिब्बे में सिर्फ साहब और मेम साहब के लिए चाय बनता है, आप दूसरे डिब्बे से बनाइए। इतना बोलकर उसने एक दूसरा डब्बा थमा दिया। शंकर के इस व्यवहार से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया मेरे सीने में उतार दिया हो। फिर भी यह सोचकर कि नौकर की बातों को क्या होता है, झगड़ा लगाने वाले हैं, मैं गोल दाने की कड़क चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। तभी कहीं से भाभी भी वहां आकर आ गई। ये क्या निधि जी, आज भी आप गोल दाने वाली चाय पी रही हो? पहले आप लीप की चाय के अलावा किसी और चाय को हाथ भी नहीं लगाती थी। लगता है नंदोई जी आपकी फितरत ही बदल दी। नखरे तो आज भी मेरे वही है भाभी, पर आपके नौकर ने मुझे मेरी औकात बता दी। मैं भी तर से नहले पे दाहला जड़ दिया। भाभी को वातावरण गंभीर समझते देर न लगी। उन्होंने तुरंत शंकर को बुलाकर डांट लगाई और आगे मुझे से लिप की चाय देने की हिदायत दे दी। नाश्ते के समय के मेरे कहने पे भी भाभी मेरे लाए हुए नमकीन और मिठाइयाँ के प्रति उदासीन बनी रही। मैंने एक डिब्बे खोल निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। इतने जन से चुन चुन कर खरीदी गई मिठाइयाँ या तो फ्रिज में पड़ी थी या घर के नौकर भोग लग रहे थे। जिस दशहरी आम के लिए टूटे मेरी कई सयात्रे से झपक हो गई थी। आम दब न जाए वही आम अब स्टोर रूम में लवारिस पड़े थे। फल और मिठाइयाँ का हंस देखकर मन उदास हो उठा। नाश्ते के बाद मैं पड़ोस में रहने वाली यमुना काकी के यहाँ चले गई। आशा अनुकूल उन्होंने गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया और ड्राइंग रूम में ही बहुओं को चाय नाश्ता बनाने के लिए आवाज लगाने लगी। मुझे हंसी आ गई। यमुना काकी, आप जरा भी नहीं बदली। आज भी आपका अपनी बहुओं पे यही दबदबा है। अभी कुछ मत बताइएगा, मैं तुरंत नाश्ता करके आ रही हूँ। अब तो यहाँ लगभग रहूंगी, महीना भर रहूंगी, फिर अभी आकर खा लूंगी। वो मुझे मालूम है इस पर ज़्यादा दिनों तक रहोगी। तुम्हारे गोविंद भैया ने बताया था जब वो शेखर से कागज बनवाने के लिए कहने आए थे। यमुना काके का बड़ा लड़का शेखर वकील है, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कुछ पूछती उससे पहले वो खुद ही बोली, तुम शायद ऐसा ना करो, लेकिन आजकल तो लड़कियां की प्रवृत्ति हो गई है। ससुराल में चाहे कितनी ही सुखी संपन्न हो, पर मायके की संपत्ति पे उनकी नज़र लगी रहती है। बहनें खुलेआम कोर्ट में जाकर अपना हक की बातें कर रही थी। यह सब देखकर तुम्हारे भैया कागज बनवाने आए थे ताकि तुम यहाँ तुम्हारे बच्चे उन्हें कभी भविष्य में कोर्ट में ना घसीटे। मुझे लगा अचानक मेरे पाँव जैसे किसी दरकते अंगारे पे पड़ गए हो। मैं क्या इतनी पराई हो गई थी कि अब भैया मुझसे हानि पहुँचाने का डर हो गया। औरों को छोड़ दो, मैं भी मेरे लिए ऐसा कैसे सोचा। कभी हम दोनों भाई बहनों को इतनी नज़दीकी थी कि माँ पापा को हम दोनों कोई बात बताए या ना बताए एक दूसरे को ज़रूरत बताते थे। भैया अपनी सारी ज़रूरतों को तिरंदी दे अपने पॉकेट मनी से मेरी
इच्छाओं को पूर्ति करते थे। वही भैया मुझसे पूछे बिना बाहर वालों से मिलकर अपनी संपत्ति मुझसे ही सुरक्षित कर रहे थे। मैं अपने को बहुत छोटा और पराया महसूस करने लगी थी। यह सही है कि भाई बहन के प्रेम को ये लोग गुजरने समय के साथ नए सिरे से सीमा बंद करने लगे। बहन के अधिकारों को लेकर बनाए गए नए कानून इस रिश्ते के असबल और नैतिक रूप में शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसे रेशम की डोर बंधे इस रिश्तों को भावना विहीन कर दिया है। भैया के कागजों पर विश्वास किया, मुझे पर नहीं। यह बातें मुझे बहुत खल रही थी। पल भर हम दोनों भाई बहन के बीच में एक पथरीला दीवार खड़ी हो गई थी, जो ऊंची और असमय सी। उस दिन आहत मन के लिए घर लौटी, लेकिन भैया को कुछ भी नहीं बताया, ना कुछ पूछा। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। भैया की व्यवस्था शादी के कारण बढ़ती जा रही थी। फिर भी मुझे लगता था जैसे भैया मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई, पर एक फांसी मेरे गले में हमेशा अटकी रही। शादी के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे, तो मैंने भी लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति अविनाश और बेटा आदित्य एक दिन ही बारात में अटेंड करके लौट गए। मैं हिम्मत कर भैया से बोली, भैया मैं कल का टिकट मंगवा रही हूँ वापस जाने के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है, 1-2 दिन और बहू के साथ रह ले। सुनिए भैया, मैं जानती हूँ आपको मुझसे कुछ कहना है। इस तरह संकोच करेंगे तो बरसों गुजर जाएंगे और आप अपनी बातों को नहीं कह पाएंगे। जल्दी तुम वहाँ फाइल दो जिसे भैया ने मुझे संपत्ति से बेदखल करने की कागजात रखे हैं। मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूँ ताकि भैया मेरे जाने के बाद निश्चित रहे। मेरी बात सुन भैया जड़ से हो गए। जतिन वो फाइल ले आया और भैया ने कमरे में रखी हुई थी। रुको जतिन, निधि तू हस्ताक्षर मत कर, मैं विचार छोड़ चुका हूँ, वरना तुमसे जरूर बात करता। अचानक भैया के स्वर में आत्मीयता और बेचैनी महसूस कर इतने दिनों से दिल में जमा मलाल पिघलने लगा था। आपको मेरे हस्ताक्षर नहीं चाहिए, पर मुझे हस्ताक्षर करना है। ना जाने कब अपने शहर की मिट्टी और उसमें बसे अपने घर की संपत्ति का मोह इतना बढ़ जाए कि वो लालच में बदल जाए और जन्म के रिश्ते, प्यार और विश्वास सब शक के घेरे में आ जाए, जो भाई बहन के रिश्ते को बिखार दे। सच पूछिए तो भैया, कानून ने स्त्रियों को चाहे जितना अधिकार दिए हो, चाहे वो कितनी भी अत्यधिक क्यों न हो, पर स्त्रियां हमेशा प्यार और स्नेह बस अपना हक छोड़ती आई है, जिसे कभी उसे कर्तव्य का नाम दिया जाता है, कभी उसका धर्म बताया जाता है। फिर भी स्त्रियां सब सहती है, कितने दुख झेलती है, पर अपने प्यार के रिश्ते पे बार नहीं करती। भाई का रिश्ता भी तो जन्म से जुड़ा हुआ है, प्यार का रिश्ता ही होता है। फिर भला मैं मरते दम तक ये कैसे चाहूंगी कि मेरे भाई की संपत्ति कोई लालच भरी नजर डाले, चाहे वो मेरा पति और मेरी संतान ही क्यों न हो। इसलिए मैं ये हस्ताक्षर जरूर करूंगी। बहन का सार्थक भाई के विश्वास में होता है, संपत्ति में नहीं। अगर भाई का फर्ज बहन की स्मिता और सम्मान की रक्षा करना है, तो बहन का भी फर्ज है कि भाई के सुख समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास पर्यंत करे, उसे छीनना नहीं है। एक बात और, भले ही बदलते समय के साथ आपका विश्वास मुझ पे डगमगा गया है, पर आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सुख दुख में आप मेरे एकमात्र संबल होंगे। यह विश्वास मेरे लिए किसी भी संपत्ति से बड़ा है। बोलते बोलते मेरा गला भर आया था और सभी भावुक हो उठे थे। भैया और भाभी की आंखों भर आई थी। मेरे चुप होते ही एक गहरा सन्नाटा सा पसर गया, जिन पे सभी अपने अपने दायरे में कैद कर दिया। रिश्ते में अचानक हो गया अटैक को सबके तकलीफ दे रहा था। मैंने बचपन से भैया के प्यार को बहुत ही गहराई से महसूस किया था। वो मुझे अभी तक एक सा ही लगता था। फिर दोनों भाई बहन के बीच में यह अविश्वास कहाँ से आ गया? शायद संपत्ति के एक टुकड़े में भाई बहन के रिश्ते में सेंध लिए दिए। जिस प्यार विश्वास और अपनेपन को हम बचपन में रिश्ते को महसूस करते हैं, उनके होने का विश्वास रखते हैं, अगर वो हमारा वही विश्वास और भ्रम टूटता है तो सिर्फ आश्चर्य नहीं होती, गहरी पीड़ा अनुभूति होती है। सभी कुछ समाप्त हो जाने के एहसास होता है। आज मुझे भी कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था। दिल का वो कोना जिसमें मायका बसता था, तिनका तिनका बिखर गया था। यह दिन वही सुरक्षित कोना था
जिसमें कभी मुझे बहुत नाज था। वो मेरा स्वाभिमान था, जिसे बिना और अपने लिए हमेशा आधी अधूरी समझती थी। तभी भैया अचानक उठे और मेरे पास आकर पहले की तरह मेरे सिर पे अपने हाथ रखते हुए बोले, जो हुआ सो हुआ, तुम मन के दुख में मत रख। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे प्यार और विश्वास अधिकार में कोई ठेस नहीं पहुँचाएगा। यह वादा है मेरा तुझसे। भैया मुझसे कहते हैं, मेरा मुंह से बेसख्ता निकल पड़ा, मुझे सिर्फ प्यार और अधिकार चाहिए, संपत्ति का नहीं। मेरा इतना बोलते ही अचानक सभी की हंसी छूट गई। सभी की खिलखिलाहट से कमरा गूंज उठा। अब तक बोझल वाला वातावरण काफी हद तक हल्का हो गया था। दूसरे दिन स्टेशन जाने के लिए निकलते समय जब मैं भाभी के पैर छूने के लिए झुकी तो सीने से लगाते हुए उनकी आंखों में असुधार बह निकली और अचानक माँ की यादें ताजा हो गई। भैया और जतिन की आंखों में भीतर आई थी। सौम्या ने गले से लिपटे हुए मुझसे फिर से जल्दी आने का आग्रह किया तो दिल का कोना कोना प्यार से सरोवर हो गया। मन में जमा अब तक एक सारा कलेश धुल गया। इस भावभीनी विदाई के प्रभाव में सारे गिले शिकवे मिट गए और रह गया एक सुखद तृप्ति का एहसास, जो मायके की सबसे बड़ी सौगात है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छी कहानी वीडियो अपलोड की है। धन्यवाद।